हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेहद महत्वपूर्ण कम्युनिकेबल डिजीज, रिसेंटली ट्रेंडिंग कम्युनिकेबल डिजीज बोले तो कोरोना एक वैश्विक महामारी। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू एग्जाम में बन सकते हैं सारे के सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए लास्ट क्लास में। पहला केस कब कहाँ मिला, इस डिजीज का नामकरण किसने किया, वायरस का नाम किसने दिया, क्या मेन लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, किस प्रकार की वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है कोविड पेशेंट के लिए, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है। सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। सारे के सारे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक नई कम्युनिकेबल डिजीज आपके लिए लेकर आए हैं और उसका नाम है डिफ्थीरिया। जितने भी वायरल डिजीजेस थी लगभग हमने खत्म की, जिसमें मीजल्स, मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस, HIV, कोरोना, सार्स, जीका, ये सारे के सारी ऐसी डिजीजेस थी जो वायरल डिजीजेस थी। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में इन्हें खत्म कर दी हैं। आज से हम आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का अध्ययन करेंगे और उसमें पहली डिजीज है बोले तो डिफ्थीरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्थीरिया को। यहां पर कुछ एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला सवाल कि स्यूडो फाल्स मेम्ब्रेन किस डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है, जवाब होगा डिफ्थीरिया। दूसरा सवाल आता है बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ एमसीक्यू, सिक टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं, जवाब होगा डिफ्थीरिया के लिए। तीसरा क्वेश्चन यहां से रिपीट होता है, बुल नेक, बैल के समान गर्दन हो जाना कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, तो भी आंसर होगा डिफ्थीरिया। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टच हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सारे के सारे पॉइंटों को वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिफ्थीरिया को। सबसे पहले अगर हम डिफ्थीरिया की बात करें तो जैसे हमारी परंपरा रही है, सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि वह वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल। तो यह ध्यान दीजिएगा, आज से पहले हमने बहुत सारी डिजीज पढ़ी हैं और सब में मैंने वायरल नाम लिखा है। आज से मैं बोल रहा हूं बैक्टीरियल। तो याद रखना है डिफ्थीरिया कैसी डिजीज है, आपको बताना है कि यह बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है डिफ्थीरिया। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर तो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट रहने वाला है और एजेंट का हम जिक्र करेंगे। बोले तो डिफ्थीरिया कौन से एजेंट के द्वारा होता है, इसका कारक क्या होगा। एजेंट का नाम आते ही आपके माइंड में सवाल आएगा कि क्या यह बैक्टीरिया होगा, क्या यह वायरस है। अगर बैक्टीरिया है तो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एजेंट की बात करूं, इसका एजेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। क्या बोलते हैं? कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी जो है यह इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। अगर पूछा जाए बताओ डिफ्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, आपका जवाब होगा इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। लिखा है ऑलरेडी बैक्टीरियम, यानी कि यह वेल नॉन बात हो गई, यह बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया है तो कौन सा है। तो फिर ध्यान देना है, यह ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अब ग्राम पॉजिटिव के बारे में बात हम करने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोलें कि यह एरोबिक होगा कि एनएरोबिक, मोटालिक है कि नॉन मेटालिक, तो याद रखना है यह नॉन मोटालिक होता है। नॉन मोटैलिक
नॉन मोर्टेलिक। तो क्या क्या बातें हमने इससे रिलेटेड की? सबसे पहली तो बात है कॉमन सी डिप्थीरिया कैसा है, जवाब होगा बैक्टीरियल डिजीज है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे बताओ डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किस बैक्टीरिया के द्वारा डिप्थीरिया होगा, आपका आंसर होगा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए यह कैसा है, आप बोलेंगे यह ग्राम पॉजिटिव है। इसके अलावा यह कैसा होता है, नॉन मोर्टेलिक होता है। क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट इस बैक्टीरिया से रिलेटेड थे जो हमने डिस्कस किए हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि आपका जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है यह क्या निकालता है, तो आपका जवाब होगा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी रिलीज करता है, रिलीज ए एक्सोटॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक एक्सोटॉक्सिन निकालता है। कौन सी टॉक्सिन? एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। कौन सी एक्सोटॉक्सिन है तो बताना है। एक्सोटॉक्सिन कॉल्ड उस टॉक्सिन का नाम है आपका, जो टॉक्सिन है निकालेगा उसे हम बोलेंगे डिप्थीरिया टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन। यानी कि कॉर्नी बैक्टीरिया के द्वारा जो टॉक्सिन निकलती है वह डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है। यानी कि जो हमने बात की है जब हम वैक्सीन पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि टिटनस के द्वारा, टिटनस का भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई, वह भी एक टिटेनोस्पाज्मिन नाम की एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्पाज्म कोज करती है, कॉन्ट्रक्शन कोज करता है। वहीं सेम यहां पर भी हमने बता डिप्थीरिया टॉक्सोइड हमने बात की है, यह भी आपका डिप्थीरिया से रिलीज होने वाली ही एक एक्सोटॉक्सिन है। तो हमारा कहने का मतलब है कि यह जो बैक्टीरिया है जिसे हम नाम दे रहे हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, यह एक प्रकार की एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है और उस एक्सोटॉक्सिन का नाम है डिप्थीरिया टॉक्सिन। अब बात आती है कि यह जो टॉक्सिन्स है इनका मतलब क्या है, और टॉक्सिन्स जो है वह मैंने बोला कि एक्सोटॉक्सिन, तो दोनों में अंतर क्या होगा एक्सोटॉक्सिन में और एंडोटॉक्सिन में। तो चलिए डिफरेंस बताते हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन दोनों प्रकार की टॉक्सिन्स का। तो हमारा पॉइंट रहने वाला है नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन, डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में बेसिक क्या डिफरेंस होगा, तो आइए शुरू करते हैं दोनों का डिफरेंस। वन बाय वन हम बात करने वाले हैं इन पॉइंटों पर कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है जब बात आती है एक्सोटॉक्सिन की और जब बात आती है एंडोटॉक्सिन की। तो चलिएगा दोनों का डिफरेंस आपके सामने हम लिख रहे हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन को लेकर। पहला है एक्सोटॉक्सिन और दूसरी साइड हम लिख रहे हैं एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन और दूसरी साइड में है एंडोटॉक्सिन्स। सबसे पहला और कॉमन डिफरेंस, एक्सोटॉक्सिन जो होता है, एक्सोटॉक्सिन जो होता है मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होता है, लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ पर्टिकुलरली यह नेगेटिव के द्वारा भी रिलीज हो सकता है। लेकिन एंडोटॉक्सिन केवल एंड केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा ही रिलीज होगा। तो यहां हम लिखेंगे ओनली, मतलब केवल, ओनली रिलीज बाई, ओनली रिलीज बाई ग्राम, ओनली रिलीज बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
यानी कि यह केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा ही रिलीज होगा। वहीं इसकी हम बात करें तो आप बोलोगे यह दोनों के द्वारा रिलीज होगा, रिलीज बाय ग्राम पॉजिटिव मोस्टली तो ग्राम पॉजिटिव से, एंड इन सम केसेस या सम ग्राम नेगेटिव ऑल्सो। तो कहने का मतलब है यह दोनों से रिलीज होता है, ग्राम पॉजिटिव से भी और ग्राम नेगेटिव से भी। ज्यादा मात्रा में किससे होगा तो आंसर देंगे ग्राम पॉजिटिव से। लेकिन वही एंडोटॉक्सिन की बात आए तो यह केवल एंड केवल ग्राम नेगेटिव से ही रिलीज होगा। पहला डिफरेंस, एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा मात्रा में और ग्राम नेगेटिव से कम मात्रा में। वही एंडोटॉक्सिन की बात करें तो केवल किससे रिलीज हो रहा है, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। चलिएगा दूसरा डिफरेंस हम बताते हैं। सेकंड डिफरेंस की हम बात करते हैं। आपका जो एक्सोटॉक्सिन है, नाम है एक्सो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर, यानी कहने का मतलब है रिलीज होता है आउटर साइड द यानी आउटसाइड द सेल वॉल। जो सेल वॉल है उसके बाहर की साइड रिलीज होता है, हम उसे एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं। और सेल के खुद के अंदर ऑटोलाइसिस से जो रिलीज होता है, स्वभक्षण, ऑटोलाइसिस का मतलब है खुद का टूटना, सेल के अंदर सेल के टूटने से जो रिलीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। तो दूसरा डिफरेंस लिख रहे हैं हम, यह रिलीज होता है रिलीज आउटर द सेल वॉल। सेल वॉल जो है उसके बाहर की साइड रिलीज होता है। वहीं यह बात करें तो यह रिलीज होता है ऑटोलाइसिस से, रिलीज बाय ऑटोलाइसिस। सेल का जो स्वभक्षण होता है, ऑटोलाइसिस होता है, उससे यह रिलीज होता है और यह सेल के बाहर, सेल वॉल के बाहर रिलीज होने वाला है। चलिएगा तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, यह टोटली प्रोटीन नेचर का होता है। यह कौन से नेचर का मिलेगा, प्रोटीन नेचर का। आपका जो एक्सोटॉक्सिन है यह प्रोटीन नेचर का होता है। वहीं बेटा मैं बात करूं एंडोटॉक्सिन की तो यह लाइपोपॉलीसैकेराइड नेचर का होता है। कौन से नेचर का, लाइपोपॉलीसैकेराइड नेचर, यानी कि लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव लाइपो यानी लिपिड, पॉलीसैकेराइड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड नेचर का होता है आपका एंडोटॉक्सिन। तो यह इसका तीसरा डिफरेंस हो गया। चलिएगा आगे बात करते हैं, डिफरेंस नंबर 4 पर चलते हैं। चौथा क्या डिफरेंस इनमें होने वाला है, तो चलिए 4th नंबर का डिफरेंस बता रहे हैं। यह जो आपका एक्सोटॉक्सिन है ज्यादा पोटेंट होता है, ज्यादा प्रभावी होता है, तो बोलेंगे हाई पोटेंट। वहीं अगर हम बात करें इसके बारे में तो यह इसकी तुलना में थोड़ा कम पोटेंट होता है, यानी कि लेस पोटेंट। क्लियर है, इससे टॉक्सोइड बना सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर टॉक्सोइड, यानी जो वैक्सीन की फॉर्म होती है टॉक्सोइड वो बना सकते हैं। कैन बी प्रिपेयर टॉक्सोइड, यानी इससे आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉक्सोइड। कैन बी प्रिपेयर टॉक्सोइड, इससे आप टॉक्सोइड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे नहीं कर सकते। कैन नॉट प्रिपेयर टॉक्सोइड, इससे कोई टॉक्सोइड प्रिपेयर नहीं होती है। तो ये कुछ की डिफरेंस थे दोनों के अंदर जो हमने डिस्कस किए हैं। देखिएगा क्या क्या डिफरेंस मैंने बताया है, क्या क्या डिफरेंस आपके सामने रखा है मैंने। पहला और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वह क्या है कि एक्सोटॉक्सिन तो केवल जो अंदर वाली है एंडोटॉक्सिन्स वह तो केवल ग्राम नेगेटिव से रिलीज होती है, लेकिन एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा कुछ मात्रा में ग्राम नेगेटिव से भी रिलीज हो सकती हैं। यह पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस की बात हमने की कि एक्सोटॉक्सिन सेल वॉल से बाहर रिलीज होगा, वही एंडोटॉक्सिन ऑटोलाइसिस से रिलीज होने वाला है। तीसरा नेचर की बात किए
कि जो आपका एक्सोटॉक्सिन है वह प्रोटीन नेचर का होता है, वही एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसैकेराइड नेचर का होता है। यह तीसरा डिफरेंस हमने पढ़ा। चौथा डिफरेंस, जो एक्सोटॉक्सिन है वो ज्यादा पोटेंट है, हाई पोटेंट है, उसकी तुलना में एंडोटॉक्सिन लेस पोटेंट है। और सबसे लास्ट में टॉक्सोइड बनाने में काम ले सकते हैं एक्सोटॉक्सिन को, काम में नहीं ले सकते एंडोटॉक्सिन को। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? एजेंट का नाम कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी, ग्राम पॉजिटिव है, नॉन मोटालाइज होता है। इसके अलावा यह डिफ्थीरिया टॉक्सिन रिलीज करता है, और जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है वह एक्सोटॉक्सिन नेचर की होती है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। एक्सो और एंडो दोनों टॉक्सिन्स के बारे में बात हमने कर ली है। चलिएगा और हम बात करते हैं इसके अलावा इसके क्लिनिकल टाइप को लेकर। डिफ्थीरिया के कुछ क्लिनिकल टाइप्स होते हैं। क्लिनिकल टाइप ऑफ डिफ्थीरिया, 3 क्लिनिकल टाइप्स मिलते हैं डिफ्थीरिया के टोटल। पहला इंपोर्टेंट क्लिनिकल टाइप इसका होता है पोस्टीरियर नेजल, पोस्टीरियर नेजल, नाक के पीछे वाला स्थान। दूसरा बी होता है फूशियल, फूशियल। और तीसरी स्टेज होती है इसकी आपका लैरेंजियल, लैरेंजियल। ध्यानपूर्वक देखिएगा यह स्थान। पोस्टीरियर नेजल का मतलब है बिहाइंड द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी होती है उसके पीछे की साइड में जो स्थान है कॉल्ड पोस्टीरियर नेजल। नेक्स्ट इज फूशियल, यह स्थान होता है बैक टू माउथ। आपके माउथ के पीछे वाला स्थान कहलाता है फूशियल, और लैरेंजियल पार्ट हो जाता है नियर द लैरिंग्स, नियर द लैरिंग्स। तो यह इसके उपस्थिति के आधार पर, इसकी प्रेजेंस के आधार पर इसे 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है पोस्टीरियर नेजल, दूसरा है फूशियल, तीसरा है लैरेंजियल, तो नियर द लैरिंग्स। क्लियर है? ये 3 प्रकार के क्लिनिकल टाइप देखे गए हैं आपके किसके, आपका डिफ्थीरिया की। अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस इन्हें हम डिफाइन करते हैं। चलिएगा इसके बाद हम बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है यह होता है 2 से लेकर 6 दिन। 2 से लेकर 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। कितना? 2 से लेकर 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। वहीं पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की बात करूं तो बोलेंगे 14 से लेकर 28 दिन ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज, 14 to 28 डेज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ डिजीज, यानी ज्यादा बड़ा है इन्फेक्टिव पीरियड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड कितना? 2 से 6 दिन। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कितनी? 14 दिन से लेकर 28 दिन फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज। क्लिनिकल टाइप कितने? पहला है आपका फर्स्ट नंबर पर हमने बात की, 3 प्रकार हैं। पहला है पोस्टीरियर नेजल, दूसरा है फूशियल और तीसरा है लैरेंजियल। क्लियर है? तीनों क्लिनिकल टाइप हमने डिस्कस किए। इंक्यूबेशन पीरियड डिस्कस कर लिया है, और हमने डिस्कस किया पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ डिफ्थीरिया। चलेगा, अब हम बात करते हैं डिफ्थीरिया के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को लेकर। इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिस चीज से में ये पाया जाएगा, तो यहां पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं इसमें 2 स्टेजेस मिलती हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में। पहली स्टेज है केस, जिसे खुद को बीमारी हो रखी है, और दूसरा कैरियर। केस और कैरियर दोनों होते हैं। याद रखना है यह केवल 5% होता है, 95% तो इसमें कैरियर ही ट्रांसफर करने में काम करते हैं। तो केस 5% और कैरियर 95%। अब कैरियर भी 2 प्रकार के कैरियर होते हैं।
एक नेजल सिक्रेशन वाले और एक थ्रोट सिक्रेशन वाले। याद रखना है ज्यादा कॉमन होता है नेजल सिक्रेशन वाले। सोर्स की बात मैंने की, सोर्स में आपको दो प्रकार के सोर्स नजर आएंगे, केस और कैरियर। केस 5% होता है, कैरियर 95% है। कैरियर में भी नेजल कैरियर, जो नेजल सिक्रेशन वाला कैरियर है, बोले तो नेजल डिफ्थीरिया है, वह ज्यादा कॉमन होता है। कहने का मतलब नेजल डिफ्थीरिया ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। क्लियर है? दिस इज अबाउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इस बीमारी के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एमओटी को लेकर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर होगी, क्या रास्ता होगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम कुछ पर्टिकुलर रूटों की बात करने वाले हैं। पहला और कॉमन रूट, मोस्ट कॉमन रूट इसका होता है ड्रॉपलेट के द्वारा। किसके द्वारा? ड्रॉपलेट्स के द्वारा। यानी कि ड्रॉपलेट के द्वारा बोले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा मोस्टली ट्रांसमिट होती है डिफ्थीरिया फ्रॉम ए वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके अलावा यह ट्रांसफर हो सकता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट के द्वारा भी, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के द्वारा भी यह ट्रांसफर होती हुई देखी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करूं, यह और ट्रांसमिट हो सकती है, अदर रूट इसका हो सकता है कंटामिनेटेड वस्तुओं से। किससे? कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट से। तो याद रखना है कंटामिनेटेड आर्टिकल्स। आपने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल किया और आप पॉजिटिव थे डिप्थीरिया और आपने उसका इस्तेमाल करके रख दिया, कोई दूसरा व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें ट्रांसफर हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन तो ड्रॉपलेट है, उसके अलावा स्किन टू स्किन कांटेक्ट और कंटामिनेटेड आर्टिकल्स के द्वारा यह ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? चलिएगा आगे हम बात करने वाले हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोले तो आपका यहां आपको ध्यान देना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर। क्या लक्षण तुम्हें देखने को मिलेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, यह दो प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो डिफ्थीरिया होता है हम उसे बोलते हैं फारेंजियल टॉन्सिलर डिफ्थीरिया। फारेंजियल टॉन्सिलर डिफ्थीरिया। क्या बोला मैंने? पहला डिफ्थीरिया है फारेंजियल टॉन्सिलर डिफ्थीरिया। यह डिफ्थीरिया लेस डेंजर होता है और मोस्ट कॉमन होता है। याद रखना है, मोस्ट कॉमन ज्यादा कॉमन होता है और डेंजर भी कम होता है। कम डेंजर है और ज्यादा कॉमन होता है। चलिएगा इसके लक्षणों की बात कर ले में, इसमें क्या क्या लक्षण नजर आएंगे तो 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं एक एक लक्षण के बारे में। क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले डिस्फेजिया। क्या देखने को मिलेगा? डिस्फेजिया। देखो प्रोनाउंसिएशन में यह सब दो जगह काम आता है। अगर यहाँ एस है तो यह वर्ड साउंड को इंडिकेट करता है, जी है तो स्वेलोविंग को इंडिकेट करता है। तो डिस्फेजिया का मतलब हो गया यहाँ पर डिफिकल्टी ऑफ निगलना, निगलने में डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। अगर निगलने में तकलीफ होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। पहली समस्या। दूसरा, लो ग्रेड फीवर रहेगा। क्या रहेगा? लो ग्रेड फीवर, हल्का सा बुखार भी रहेगा इसे। इसके अलावा टैकीकार्डिया रहता है। टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट क्या होगी? ज्यादा देखने को मिलेगी। डिस्फेजिया है, लो ग्रेड फीवर है,
टैकीकार्डिया है। इसके अलावा शोर थ्रोट देखने को मिलेगा। क्या? शोर थ्रोट देखने को मिल जाता है। शोर थ्रोट है, टैकीकार्डिया है, लो ग्रेड फीवर है। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो वे साइन है जो बहुत महत्वपूर्ण है और कहूं कि एग्जाम के सीधे डायरेक्ट पॉइंट हैं, तो याद रखना है। उन पॉइंटों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीधा सवाल आपको देखने को मिलता है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं। फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है झूठा। फॉल्स ग्रेइस, फॉल्स ग्रेइस येलो मेम्ब्रेन। अगर यह क्वेश्चन आता है, याद रखना यह मेम्ब्रेन डिप्थीरिया में ही बनती है। फॉल्स ग्रेइस येलो मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इसी को बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। स्यूडो का मतलब आभासी, स्यूडो मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आता है, बताओ स्यूडो मेम्ब्रेन, फॉल्स मेम्ब्रेन किस में बनती है? जवाब होगा डिप्थीरिया में। यह वह मेम्ब्रेन है जो कैसे बन रही है? जो डिप्थीरिया का आपका वायरस है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो बैक्टीरिया है, यह जब मैंने बोला फूशियल हो सकता है, एंटीरियर नेजल हो सकता है और लैरिंग्स के पास मिल सकता है। यहां पर ये अपना एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा और यह एक्सोटॉक्सिन हमारे लैरिंग्स पर, हमारे फारिंग्स पर, हमारे टॉन्सिल्स पर जम जाएंगी और एक परत बना लेती है। वह परत आभासी परत होती है, स्यूडो परत होती है, इसलिए इसे फॉल्स ग्रेइस येलो मेम्ब्रेन या स्यूडो मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? कहां कहां प्रेजेंट होगी तो ध्यान दीजिएगा। यह प्रेजेंट होती है या कवर करती है, कवर द फेरिंग्स, आपके फेरिंग्स को कवर कर लेगी, लैरिंग्स को कवर कर लेगी एंड टॉन्सिल्स को कवर कर लेगी और टॉन्सिल को कवर कर लेगी। इसी वजह से डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग और डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग देखने को हमें मिल सकता है, जिसे हम क्रॉप का नाम भी लेते हैं, CROUP, क्रॉप यानी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। यह चीजें सारी इस मेम्ब्रेन से रिलेटेड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो देखने को मिलता है डिप्थीरिया में वह यही है और इसीलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं उसके नीचे। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट इंडिकेटिव साइन तो यही आंसर होगा, फर्स्ट इंडिकेटिव साइन। अगर फर्स्ट इंडिकेटिव साइन की बात करें तो स्यूडो फॉल्स मेम्ब्रेन जो ग्रेइस येलो कलर की है यही होता है। शुरू में से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर आपने रिमूव किया तो यह ब्लडिंग कोज करती है, वहां से निकालते समय ब्लडिंग कोज करती है, क्योंकि ये अंदर तक डेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोजली चिपक जाती है। इस वजह से फिर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस मेम्ब्रेन को। क्लियर है? चलिएगा और हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। नेक्स्ट इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बुल नेक। बुल नेक, बुल नेक का मतलब है बैल के समान गर्दन। बैल को देखा होगा आपने, बैल के समान गर्दन, जैसे बैल की पीछे से गर्दन मोटी होती है, वैसे ही हमारी जिस व्यक्ति को डिप्थीरिया हो रखा है उसकी गर्दन भी हो जानी है, तो बैल के समान गर्दन नजर आती है, जिसे बुल नेक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यह क्यों हो रही है? इसका कारण है ड्यू टू लिम्फ एडिनोपैथी। वजह है लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने की वजह से नजर आता है हमें बुल नेक। तो ये कंडीशंस आपके सामने हैं। आइए मैं इसकी इमेज भी दिखा देता हूं आपको कैसी होती हैं। आपके सामने दो इमेज मैंने प्रस्तुत की हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इमेज नंबर फर्स्ट बयां करता है स्यूडो मेम्ब्रेन को। यह क्या बयां कर रहा है? आपकी फॉल्स मेम्ब्रेन का इमेज है यह, जो डिप्थीरिया में
बनती है। उस मेम्ब्रेन को आप देख सकते हो आपके सामने दी गई इमेज नंबर फर्स्ट में। इसमें एक व्यक्ति, एक बालक अपना मुंह ओपन करके रखा है और इसके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह वाला जो स्थान है, यहाँ पर येलोइश कलर की ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बनी हुई है। यह मेम्ब्रेन डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग और डिफिकल्टी ऑफ स्वेलोइंग दर्शाती है, जिसे फॉल्स मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। बेटा एक कॉपलिक स्पॉट नहीं है, कॉपलिक स्पॉट टंग के नीचे वाले में पाए जाते हैं। क्लियर है? यह टंग के पीछे की साइड में है। उसके अलावा दूसरा आपके सामने मैं इमेज नंबर जो सेकंड प्रस्तुत किया हूं, उसका इमेज जो है वह बुल नेक की है। बालक इसमें दिख रहा होगा, देखो इसकी गर्दन कितनी मोटी है, ऐसा लगता है इसे बैल की गर्दन हो। तो बुल नेक अपीयरेंस किस में नजर आएगा? जब कभी भी डिफ्थीरिया आए, मैं कह सकता हूं 90% सवाल जो एग्जाम में आने की संभावना है वह इन दोनों पर ही होता है, या तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, फिर दूसरा सवाल या तो फॉल्स मेम्ब्रेन पूछता है एग्जामिनर या फिर बुल नेक पूछता है। दोनों आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। चलिएगा, आपने इमेज देख ली, क्योंकि समय बदल रहा है, आजकल इमेजेस पे सवाल आ जाते हैं, तो आपके माइंड में रहनी चाहिए कैसा होगा। एक माउथ में है पीछे मेम्ब्रेन, सूडो फॉल्स मेम्ब्रेन, और गर्दन मोटी है तो बुल नेक हम नाम दे रहे हैं। लक्षण हम पढ़ रहे थे, लक्षण में हमने एक पढ़ा था ए टाइप, और मैंने बताया वह कैसा है, फेरेंजियल टॉन्सिलर। दूसरा प्रकार है आपके डिफ्थीरिया का, उसे हम बोलेंगे लैरेंजियल ट्रैकियल, लैरेंजियल ट्रैकियल डिफ्थीरिया। दूसरा डिफ्थीरिया है लैरेंजियल ट्रैकियल डिफ्थीरिया, लैरेंजियल ट्रैकियल डिफ्थीरिया। चलिए इसमें बात करते हैं। यह लेस कॉमन है, ज्यादा कॉमन नहीं है, कम देखने को मिलता है, लेकिन डेंजर है, सीरियस है। वह लेस डेंजर था, ये ज्यादा डेंजर है। चलिए इसके लक्षणों को भी देखते हैं, इसमें क्या लक्षण नजर आएंगे। 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं, एक एक को लेकर। इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, सबसे पहले यहां आपको नजर आएगा होर्सनेस वॉइस, हिनहिनाट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यहां नजर आता है। यह वजह है ड्यू टू लैरिंग्स। वजह क्या है? ड्यू टू लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से यह नजर आ रहा है, क्योंकि लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो लैरिंग्स में प्रॉब्लम हो रही, इसलिए आवाज आने में तकलीफ आएगी, दबी दबी आवाज से बोलेगा, ऐसे घिनना के बोलेगा, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलेंगे इसे। इसके अलावा आपको नजर आएगा यहां पर डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिस्निया भी देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा यहां पर भी आपको रहता है शोर थ्रोट यहां पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो सकता है। याद रखना है नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा, तो ग्रेटर देन 95% होना चाहिए, 95% से ज्यादा होना चाहिए। कम हो जाएगा तो डिफिकल्टी हो सकती है, समस्या हो सकती है। और अगर यह कंडीशन नजर आ रही है आपको, बोले तो कहने का मतलब है आपकी जो कंडीशंस है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, इसका मतलब समझना है कि यह डेंजर सिचुएशन है। यही वह बात है जो आपको तकलीफ में डाल सकती है, और इसीलिए इमीडिएटली आपको आईसीयू की जरूरत हो सकती है। किसकी जरूरत हो सकती है? आईसीयू की, इमीडिएटली रिक्वायर्ड आईसीयू। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो आपको इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत पड़ सकती है मरीज के लिए, वरना मरीज भगवान को प्यारा हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि जब यह वाली स्टेज होती है, यह
है तो कम कॉमन लेकिन डेंजर है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाएगा, इस समय मरीज भगवान को प्यारा हो सकता है। इस वजह से इमीडिएटली हमें आईसीयू की जरूरत भी हो सकती है। तो लक्षणों को हमने पढ़ा, 2 प्रकार के लक्षण हमने बताए क्लासिफाइड करके। पहला है फारेंजियल टॉन्सिलर डिप्थीरिया, उसमें 2 इंपॉर्टेंट मैंने बोला है, बुलनेक और फाल्स मेम्ब्रेन। दूसरा हमने पढ़ा है जो लेस कॉमन है लेकिन डेंजर है, लैरेंजियल आपका ट्रैकियल डिप्थीरिया। इसमें आपको नजर आएगा ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाना, जो एक भयानक कंडीशन हो सकती है। चलिएगा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन से टेस्ट इसमें हम करने वाले हैं, तो उन टेस्टों को भी देखिएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पहला टेस्ट है, याद रखना है डिप्थीरिया का जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है उसके लिए कौन सा स्टेन करते हैं, तो अल्बर्ट स्टेन काम में लेते हैं। याद रखना है अल्बर्ट स्टेन, कौन सा स्टेन काम में लेते हैं, अल्बर्ट स्टेन। याद रखना है अल्बर्ट स्टेन काम आता है किसके लिए, यूज फॉर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है उसको स्टेन करने के लिए, उसे अभिरंजित करने के लिए जिस स्टेन की आवश्यकता होती है उसे हम अल्बर्ट स्टेन बोलते हैं। जैसे टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम ZN जील नैन्सन स्टेन काम में लेते हैं, वैसे ही सेम डिप्थीरिया के लिए अल्बर्ट स्टेन काम में लिया जाता है। चलिए दूसरा टेस्ट, और यह एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लक्षणों के बाद में, इसे हम बोलते हैं सिक टेस्ट। याद रखना है सिक टेस्ट किसके लिए परफॉर्म होता है, तो आपका जवाब होगा डिप्थीरिया के लिए। लेकिन आपसे ये तो सब बता देंगे कि डिप्थीरिया में करते हैं, करते किसके लिए हैं। याद रखना है इट इज नॉट ए कन्फर्मेटिव टेस्ट, यह कोई कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, नॉट ए कन्फर्मेटिव टेस्ट, यह टेस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। चलिए फिर क्यों करते हैं, तो याद रखना है इसे करने के पीछे कारण मैं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कारण है। तो परफॉर्म्ड फॉर, कुछ चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब चीज क्या होंगी, तो ध्यान दीजिएगा, कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण फर्स्ट आपका इम्यूनाइजेशन बोल सकते हैं, आपको टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ, यानी इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई। तो इम्यूनिटी स्टेटस चेक करने के लिए, इम्यून स्टेटस चेक करने के लिए, याद रखना है इम्यून स्टेटस के लिए आप ये कर सकते हो, किसको टीकाकरण हो रखा है कि नहीं हो रखा। दूसरा ससेप्टिबिलिटी, यह ससेप्टिबल तो नहीं है, मतलब बीमारी के लिए प्रोन तो नहीं है, यह जानने के लिए भी आप ये कर सकते हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट हाइपर सेंसिटिविटी जानने के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी जानने के लिए यह परफॉर्म किया जाता है आपका सिक टेस्ट। चलिएगा इसके बारे में और बहुत कुछ बातें हैं, एक करके करने वाले हैं हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाले हैं। चलिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना है यहां 2 आर्म होती हैं। पहला, दोनों आर्मों की बात करता हूं, एक आर्म है जिसे हम बोल रहे हैं कंट्रोल आर्म, और एक है टेस्ट आर्म, जिसमें टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट आर्म, एक कंट्रोल आर्म। टेस्ट आर्म में क्या इंजेक्ट करेंगे और टेस्ट आर्म में क्या इंजेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनो। कंट्रोल आर्म में इंजेक्ट करेंगे हम 0.1 ml
इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किया जाएगा। क्या? हीट इनएक्टिवेटेड, मतलब हीट से इनएक्टिवेट करी हुई, हीट इनएक्टिवेटेड। ध्यानपूर्वक देखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हीट से इनएक्टिवेट करी हुई डिप्थीरिया टॉक्सिन को इसमें इंसर्ट किया जाता है। वहीं मैं बात करूं इसके बारे में, बोले तो टेस्ट आर्म इसमें इंसर्ट करते हैं, वही अमाउंट सही है, 0.1 ml हम इंसर्ट करते हैं। रूट भी समान ही है, इंट्राडर्मल, चीज अलग है। यहां इंसर्ट करेंगे क्या? तो आपका जवाब होगा सिक टेस्ट। जो हम सिक टेस्ट में काम में ले रहे हैं वह सिक टेस्ट टॉक्सिन काम में ली जाएंगी। तो याद रखना है, यहां हम काम में लेते हैं सिक टेस्ट टॉक्सिन काम में ली जाती है। एक में सिक टेस्ट टॉक्सिन डाल रहे हैं, दूसरी में हीट इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन डाल रहे हैं। दो आर्म हमारे पास में है। आर्म एक को कंट्रोल आर्म बोल रहे हैं और दूसरी आर्म को हम टेस्ट आर्म बोल रहे हैं। कंट्रोल आर्म और टेस्ट आर्म, इन दोनों में यह इंसर्ट करेंगे। रिजल्ट कितने घंटे में चेक करोगे? ध्यान दीजिएगा, 4 दिन में रिजल्ट चेक करते हैं इसका। कितने दिन में रिजल्ट आता है? जैसे 48 से 72 घंटे मॉन्टैक टेस्ट में लगते हैं, वैसे इसका रिजल्ट आने में समय लगेगा 4 दिन। 4 दिन में कंफर्म होगा सिक टेस्ट का। क्लियर है? चलेगा, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें करने वाले हो। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं रिजल्ट के लिए। इसका रिजल्ट निकालने के लिए सिक टेस्ट का, सबसे पहले इधर की साइड हम लिख रहे हैं आपकी टेस्ट आर्म। कौन सी आर्म है? यह टेस्ट आर्म है। दूसरी साइड हम लिख रहे हैं कंट्रोल आर्म है। कौन सी आर्म? कंट्रोल आर्म। तीसरी तरफ हम लिख रहे हैं आपका नेचर, बोले तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। टेस्ट का नेचर लिखेंगे यहां, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और लास्ट में लिख देंगे कॉन्क्लूजन, क्या निकला इससे, इस बात का मतलब क्या है। तो आइए इन्हीं पॉइंटों को लेकर चलते हैं और इसका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बात नंबर फर्स्ट, आपने वो इंसर्ट कर दी जो मैंने बोली थी। दोनों आर्मों में मैंने बता दिया, अलग अलग चीजें इंसर्ट कर रहे हैं। सब बताने के बाद देखिएगा, इंसर्ट करने के बाद में कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन। टेस्ट आर्म में कोई रिएक्शन नहीं हुई और नहीं कोई रिएक्शन हुई है कंट्रोल आर्म में, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव हो गया। टेस्ट कैसा है? नेगेटिव हो गया। इसका मतलब व्यक्ति इम्यूनाइज्ड है, इम्यून स्टेटस है। समझ में आई बात? टेस्ट कैसा है? इम्यून स्टेटस प्रेजेंट, मतलब व्यक्ति को वैक्सीन हुई है पहले से। अब देखिएगा, बात नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहां हमने देखा, यहां आपको रेड फ्लश नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं? रेड फ्लश, लाल लाल हो गया, रेड फ्लश नजर आ रही हैं, रेड फ्लश हो गया। यहां पर कौन सी टेस्ट आर्म में? यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव का मतलब यहां है कि व्यक्ति ससेप्टिबल है। व्यक्ति कैसा है? ससेप्टिबल, इसको इन्फेक्शन हो सकता है, बोले तो वैक्सीन की आवश्यकता है इस व्यक्ति को। तीसरा देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं हम, यहां पर जो आपकी रेड फ्लश थी यह हल्की हो गई। रेड फ्लश, रेड फ्लश डिक्रीज हो गई या फेडेड हो गई। फेडेड का मतलब होता है फीका पड़ जाना। बाई 4th डे, चौथे दिन पर
बाई 4th डे, चौथे दिन पर यह फ्लैश्ड, जो आपकी रेड फ्लैश थी वो फीकी पड़ गई। इसका मतलब समझ जाना है कि आपका स्यूडो पॉजिटिव है। यह है क्या है? स्यूडो पॉजिटिव। इसमें भी रेड फ्लश जो आपकी हैं, रेड फ्लश फेडेड हो जाएंगी बाई 4th डे। कौन से दिन? चौथे दिन पर। और यह इंडिकेट करता है स्यूडो पॉजिटिव को, स्यूडो पॉजिटिव को। और स्यूडो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है। क्लियर है? यह पॉइंट हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है आपको। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या क्या मैंने यहाँ बताने की कोशिश की, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली चीज हमने बात की यहाँ पर कि टेस्ट आर्म आपके सामने एक है, दूसरी आपके सामने कंट्रोल आर्म है, और तीसरी आपके सामने नेचर और कॉन्क्लूजन को रखा गया है। इनमें हमने बात की है, पहली वाली में नो रिएक्शंस, उसमें कोई रिएक्शन नहीं है। दूसरी वाली जो है आपकी, उसमें कंट्रोल आर्म आपके सामने है, तीसरे में नेचर है, और एक में कॉन्क्लूजन दिखाया गया है। आपके में जब हमने आप व्यक्ति को इंट्राडर्मली ये इंसर्ट की, उसके बाद देखा टेस्ट आर्म में कोई रिएक्शन नहीं है और कंट्रोल आर्म में भी कोई रिएक्शन नहीं है, यानी कि टेस्ट कैसा है हमारा? नेगेटिव टेस्ट है। यह इंडिकेट करता है इम्यून स्टेटस को, यानी व्यक्ति जो है उसको टीकाकरण हो रखा है, इसको पहले कभी टीकाकरण हुआ था, यानी व्यक्ति को अब किसकी आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति को किसकी आवश्यकता नहीं है, अब टीकाकरण की आवश्यकता इसे नहीं है। क्लियर है? उसके बाद दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। सेकंड आपका आता है, इसके अंदर रेड फ्लश हो गया और इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, कंट्रोल आर्म में टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति ससेप्टिबल है। याद रखना, यहां रिजल्ट उल्टे हो रहे हैं। नेगेटिव का मतलब वैक्सीनेशन हो रखी है, पॉजिटिव का मतलब वैक्सीनेशन नहीं हो रखी, ससेप्टिबल है, टीकाकरण की आवश्यकता है। यही हम बात कर रहे हैं। रेड फ्लश जो थी वह फेडेड हो जाता है। फेडेड का मतलब है फीका पड़ जाना, धुंधला पड़ जाना, कम हो जाना। कौन से दिन? चौथे दिन पर। मैंने बताया रिजल्ट 4 दिन में निकालते हैं। और यहां पर भी रेड फ्लश फेड हो जाता है 4 दिन तक। इसे बोलते हैं स्यूडो पॉजिटिव, यानी हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है आपका? हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, पहले में दोनों में नो रिएक्शंस, दूसरे के अंदर फर्स्ट में रेड फ्लश, दूसरे में नो रिएक्शंस, तीसरी में रेड फ्लश फेडेड, और नेक्स्ट में भी रेड फ्लश फेडेड हो गई है 4th डे पर। क्लियर है? यह आपके सामने जो मैंने पेश किया है, यह रिजल्ट है आपका। क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि व्यक्ति को वैक्सीन की आवश्यकता है या नहीं है, इम्यून सिस्टम है या नहीं है। यहां जैसे इम्यून सिस्टम प्रेजेंट, यानी कि वैक्सीन हो रखा है, यहां ससेप्टिबल है, और यहां हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को दिखा रहा है। रिजल्ट में कंफ्यूज मत होना। अगर आए कि सिक टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब व्यक्ति को वैक्सीन की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है, उसे वैक्सीन हो रखा है। अगर रिजल्ट आता है पॉजिटिव, इसका मतलब उसे वैक्सीन चाहिए, और स्यूडो पॉजिटिव का मतलब व्यक्ति हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहा है। क्लियर हो गए सारे के सारे पॉइंट? चलिएगा, अब आते हैं इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड पोर्शन। किस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं? ट्रीटमेंट को लेकर हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हम यहां कुछ मेडिकेशन काम में लेंगे, जिसमें आप ले सकते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि आपकी बैक्टीरिया है, इसलिए पेनिसिलिन, और दूसरी इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पूरी डिटेल में इनके बारे में पढ़ रखा होगा आपके फार्माकोलॉजी में। तो पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन दोनों मेडिकेशंस हम यहाँ काम में लेते हैं। इसके अलावा
कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ समय के लिए आप काम में ले सकते हैं एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन को। एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन भी काम में ली जा सकती है। क्लियर है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और क्या बात ध्यान रखनी है आपको, एक और सवाल यहां से बनता है कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो ध्यान देना है कॉम्प्लिकेशन को लेकर कि जो डिप्थीरिया होता है उसमें आपकी जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है, कौन सी टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, यह कोज कर सकती है, कोज एंडोकार्डाइटिस, 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 यानी कि आपका जो कार्डियक सिस्टम है उसमें इन्फ्लामेशन ये कोज कर सकती है। क्लियर है, एंडोकार्डाइटिस कोज कर सकती है यह आपकी टॉक्सिन। इसके अलावा यह कुछ जगह आपको ऐसा भी मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर केसेस में एंडोकार्डाइटिस के अलावा अगर मैं बात करूं तो यह मायोकार्डाइटिस भी कोज करती है, क्योंकि मसल को ज़्यादा प्रभावित करेगी मायोकार्डाइटिस, और ज़्यादा कॉमन यही देखा जाता है मुख्यतः इस टॉक्सिन की वजह से। तो याद रखना है मुख्यतः है मायोकार्डाइटिस ज़्यादा कोज करती है, बोले तो इन्फ्लाम्ड कर देती है मायोकार्डियम को। जब मायोकार्डियम इन्फ्लाम्ड हो जाएगी मायोकार्डाइटिस हो जाएगा, कहने का मतलब आने वाले फिर कुछ समय बाद में एमआई का शिकार यह हो सकता है, क्योंकि यही वह लेयर है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। उसके अलावा एक पॉइंट और बचता है, वह है पॉइंट वैक्सीन से रिलेटेड, और इस पॉइंट के बारे में हम कुछ भी बात करने से बचेंगे क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। सारी की सारी वैक्सीन जो काम आती हैं डिप्थीरिया के लिए वो मैं बता चुका हूं, चाहे वो डीटी यानी डिप्थीरिया टॉक्सोइड की वैक्सीन रही हो, चाहे वो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस की वैक्सीन रही हो, और चाहे वो पेंटावैलेंट रही हो, पेंटावैलेंट, इन सभी की सभी वैक्सीनों का जिक्र हम प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हैं, और संपूर्ण वैक्सीनेशन जो था उसमें सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ डिप्थीरिया खत्म होता है। चलिए क्विक रिव्यू बता देते हैं क्या क्या आज हमने डिस्कस किया है, 1 बाय 1 देखिएगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, आज से पहले हम पढ़ रहे थे वायरल डिजीज, आज पहली बैक्टीरियल डिजीज आपके सामने पेश हमने की है, नाम है डिप्थीरिया, बैक्टीरियल डिजीज है। एजेंट का नाम पूछा जाए तो जवाब होगा आपका कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या बोलना है, एजेंट का नाम क्या है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कैसा है ये, ग्राम पॉजिटिव। कैसा है, नेक्स्ट है नॉन मोटेलिक होता है। चलिएगा उसके बाद हमने बात की आपका जो कोरिनी बैक्टीरियम है डिप्थीरी, इसके अंदर एक प्रकार की टॉक्सिन रिलीज ये करता है, इसके बारे में हमने बात की है। तो बताया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी रिलीज ए एक्सोटॉक्सिन, बताओ उसका नाम क्या बताया, डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन। यह जो वर्ड है एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन उसको हमने और स्पेसिफाई करने की कोशिश की है। एक्सोटॉक्सिन से क्या समझना है और एंडोटॉक्सिन से क्या समझना है। एक्सोटॉक्सिन बोले तो जो रिलीज करेंगी ग्राम पॉजिटिव के द्वारा, मोस्टली कुछ मात्रा ग्राम नेगेटिव से रिलीज हो सकती है। वहीं एंडोटॉक्सिन की बात करूं तो मुख्यतः केवल एंड केवल ग्राम नेगेटिव से ही रिलीज होंगी। यह आउटसाइड द सेल वॉल रिलीज होती है, इसीलिए इसे ग्राम हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोटॉक्सिन। यह ऑटोलाइसिस के द्वारा रिलीज होती है। यह प्रोटीन नेचर का होता है, यह लाइपोपोलीसैकेराइड नेचर का होता है। वो हाई पोटेंट है या लेस पोटेंट है, यह प्रिपेयर होता है, कर सकता है टॉक्सोइड को, यह प्रिपेयर नहीं करता, मतलब वैक्सीन के रूप में काम आएगा एक्सोटॉक्सिन। क्लियर है पॉइंट। चलिएगा आगे फिर हमने बात की इसके क्लिनिकल टाइप को लेकर, पोस्टीरियल नेजल, फोशियल और लैरेंजियल। बिहाइंड द नेजल कैविटी पोस्टीरियल नेजल, फूशियल बोलते हैं बैक ऑफ द माउथ को, एंड लैरेंजियल बोलते हैं नेक ऑफ द, आपका बैक ऑफ या नियर ऑफ द लैरिंग्स वाले पार्ट को। इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जवाब होगा 2 से लेकर 6 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डिप्थीरिया का,
2 से लेकर 6 दिन होता है। क्लियर है। इसके अलावा हमने बात की पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कितनी, 14 से 28 दिन फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज देखी जाती है। फिर बात की हमने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को लेकर, केस और कैरियर होते हैं। केस 5% है, कैरियर 95% होता है। कैरियर में भी 2 होते हैं, नेजल और थ्रोट। कॉमन कौन सा है, नेजल वाला, थ्रोट वाला लेस कॉमन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मुख्यतः किससे ट्रांसमिट होती है, ड्रॉपलेट से। इसके अलावा स्किन टू स्किन कांटेक्ट और कंटामिनेटेड आर्टिकल के द्वारा भी देखा जाता है। फिर हमने बात की लक्षणों को लेकर, और पहली हमने 2 में डिवाइड इसे किया। लक्षणों में सबसे पहले मैंने बोला फारेंजियल टॉन्सिलर डिप्थीरिया, मोस्ट कॉमन यही होता है, लेस डेंजर है। इसमें नजर आता है आपको डिसफेजिया, बोले तो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, लो ग्रेड फीवर, टैकिकार्डिया, शोर थ्रोट। एक इंपॉर्टेंट लक्षण बोले तो फॉल्स ग्रेइश येलो मेम्ब्रेन, कलर याद रखना किस कलर की होती है, ग्रेइश येलो कलर की होती है। स्यूडो मेम्ब्रेन ये होती है, किस किस को कवर करती है, जवाब देंगे फेरिंग्स को, लैरिंग्स को और टॉन्सिल्स को कवर कर लेती है। तीनों को कवर करेगी। यह फर्स्ट इंडिकेटिव साइन भी होता है इस डिजीज का। इसके अलावा दूसरा एक इंपॉर्टेंट लक्षण बुल नेक नजर आ रहा है, बैल के समान गर्दन हो जाती है, जो लिम्फेडिनोपैथी की देन होती है, यानी लिम्फेडिनोपैथी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। दोनों की इमेज भी हमने आपके सामने रखी है, फॉल्स मेम्ब्रेन और बुल नेक वाली। क्लियर है, दिखाई दे रही होंगी दोनों की दोनों। एक में मेम्ब्रेन बनी हुई है, दूसरी में गर्दन बैल के समान दिखाई दे रही है। क्लियर है। इसके अलावा हमने बात की लारेंजियल ट्रैकियल डिप्थीरिया, दूसरा टाइप। यह कम लेस कॉमन है लेकिन डेंजर ज्यादा होता है। इसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस नजर आता है, डिस्निया देखने को मिल रहा है, शोर थ्रोट। एक इंपॉर्टेंट लक्षण यहां देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाना। नॉर्मल कितना, 95% से ज्यादा होना। अगर यह कम हो गया ऑक्सीजन सैचुरेशन, इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, इसलिए व्यक्ति को तुरंत कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, आईसीयू में ले जाने की आवश्यकता हो जाएगी। चलिएगा, फिर हमने पढ़ा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। पहला मैंने बताया अल्बर्ट स्टेन, डिप्थीरिया के लिए कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को स्टेन करने के लिए, कलर्ड से अभिरंजित करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, अल्बर्ट स्टेन किया जाता है। वही सवाल आता है, बताओ सिक टेस्ट किसमें करते हैं, जवाब होगा डिप्थीरिया में। क्या यह कंफर्मेटिव टेस्ट है, बिल्कुल नहीं। क्या करता है यह इम्यून स्टेटस को दिखाता है, व्यक्ति को इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ यह बताने की कोशिश करेगा। यह बताने की कोशिश करेगा कि यह ससेप्टिबिलिटी को दिखाता है और हाइपर सेंसिटिविटी को दिखाता है। कौन से रूट से इंसर्ट करते हैं, इंट्राडर्मल रूट से। कितना ml, 0.1 ml। कितनी आर्म होती हैं, 2 आर्म है, एक टेस्ट आर्म है और एक कंट्रोल आर्म है। कंट्रोल आर्म में 0.1 ml कौन क्या इंसर्ट करते हैं, हीट इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन, और इसमें क्या इंसर्ट करेंगे, सिक टेस्ट टॉक्सिन। कितने दिन में रिजल्ट आएगा, 4 दिन में। रिजल्ट पेश किया हमने आपके सामने, क्लियर है, ये आपके सामने रिजल्ट है, 4 दिन बाद पेश कर दिया है। दोनों आर्म बता रहे हैं, टेस्ट आर्म, कंट्रोल आर्म। नेचर और कंक्लूजन लेकर आए, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं। टेस्ट कैसा, नेगेटिव, इसका मतलब वैक्सीन हो रखी है। पहले में रेड फ्लश आ रही है, कौन से में, टेस्ट आर्म में। कंट्रोल आर्म में कोई रिएक्शन नहीं, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब बंदा जो है वो ससेप्टिबल है, इसको वैक्सीन की आवश्यकता है। ससेप्टिबल का मतलब बीमारी के प्रति प्रोन है, इसे बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट बात की रेड फ्लश, फेडेड। फेडेड वर्ड का मतलब होता है फीका पड़ जाना। जो रेड रेड हुआ था वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है 4 दिन तक। किसमें, दोनों ही आर्म में। इसका मतलब स्यूडो पॉजिटिव है, आभासी पॉजिटिव है, इसका मतलब हाइपर सेंसिटिविटी को दिखा रहा है। चलिए, कॉम्प्लिकेशन की हमने बात की। कॉम्प्लिकेशन में और ट्रीटमेंट में मैंने 2 दवाई बताई, पेनिसिलिन और इथ्रोमाइसिन। इसके अलावा कुछ ड्यूरेशन के लिए एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन भी काम में ली जा सकती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो डिप्थीरिया टॉक्सिन, इसके अलावा जो है वह क्या कोज करेगी, मोस्टली आपको यही याद रखना है, मायोकार्डाइटिस। आप इसको भूल ही जाओ, आपका एंडोकार्डाइटिस कंफ्यूज करेगा आपको। एंडोकार्डाइटिस की जगह आप यही याद रखें, मायोकार्डाइटिस। क्लियर है, क्योंकि मोस्टली यही कोज करता है मायोकार्डाइटिस। इसके अलावा वैक्सीन कौन सी, डीटी, डीपीटी और पेंटावैलेंट, तीनों का जिक्र हम कर चुके हैं। इसी के साथ में इस बीमारी को हम सलामी देते हैं, खत्म करते हैं, डिप्थीरिया खत्म होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई कम्युनिकेबल डिजीज, बोले तो पर्टुसिस वूपिंग कफ या 100 डे कफ के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।